तैयारी जीत की, हीरे सी चमक की। रुकना नहीं, थकना नहीं, बस मंजिल तक जाना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डायमंड पॉइंट पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम हल कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इंट एमसीक्यूज। अब आप पूछेंगे, इसमें नया क्या है, बाकियों से अलग कैसे हैं? तो सुनिए, हमारे एमसीक्यूज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आज के सभी एग्जाम्स के लेटेस्ट पैटर्न को 100% कवर करते हैं। इसमें आपको मिलेंगे कथन कारण, मिलान वाले प्रश्न और निम्न कथनों पर विचार करें जैसे सवाल, जो आजकल एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और हाँ, हम सिर्फ सवाल हल नहीं करवाते, बल्कि आपको मिलता है डिटेल एक्सप्लेनेशन। सबसे खास बात, आपको मिलते हैं बुलेट पॉइंट्स, जो आपके क्विक रिवीजन के लिए रामबाण साबित होंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारा वीडियो कोई 10-12 घंटे की मैराथन नहीं है। ये है शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो, जिन्हें आप कभी भी कहीं भी कम समय में आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का सेट। लेट्स स्टार्ट। मुद्रास्फीति अभ्यास सेट 4। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की स्थिति में वस्तुओं की कीमतों और मुद्रा के मूल्य में कैसा संबंध पाया जाता है। जब देश में मुद्रास्फीति होता है तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, और जो मुद्रा की मूल्य होता है वो घट जाता है। जैसे मान लो कि पहले 50 रुपये किलो चीनी आता था, तो 50 रुपये का कीमत कितना था, या 50 रुपये का मूल्य कितना था कि वह 1 किलो चीनी खरीद सकता था। लेकिन अगले साल क्या हुआ कि चीनी का भाव 60 रुपये किलो हो गया, तो वस्तु का क्या हुआ, पहली बात तो मूल्य बढ़ गया, यानी वस्तु की कीमत बढ़ गई। दूसरी बात, अब क्या हम 50 रुपये में 1 किलो चीनी खरीद सकते हैं? नहीं, यानी जो मुद्रा की वैल्यू है, यानी पहले क्या था, वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा की वैल्यू थी कि 50 रुपये में वह 1 किलो चीनी खरीद सकता था। अब वह 50 रुपये में 1 किलो चीनी नहीं खरीद सकता है, इसलिए मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई, घट गई। यानी कि जब महंगाई बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ी, मुद्रास्फीति आई, तो मुद्रा की मूल्य घट गई, यानी कि इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों में व्युत्क्रमानुपाती यानी कि विपरीत संबंध होता है। जब महंगाई बढ़ती है तो वस्तुओं की कीमतें ऊपर जाती हैं और पैसे की क्रय शक्ति यानी कि मुद्रा का मूल्य घट जाता है, क्रय शक्ति घट जाती है। अतः इनमें विपरीत या व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। डिसइन्फ्लेशन अवस्फीति का सबसे सटीक आर्थिक अर्थ क्या है? डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है कि महंगाई तो है, या महंगाई यानी जो महंगा वस्तु के महंगे होने की दर है, पर उनके जो बढ़ने का रफ्तार है वो कम है। जैसे मान लो कि पिछले साल क्या था 2025 में, कि वस्तुओं की कीमत 5% की दर से बढ़ रही थी। वस्तुओं की कीमत 5% की दर से बढ़ रही थी, यानी कि वही चीज़ 100 रुपये का था तो 105 रुपये का हो गया था। पर 2026 में क्या हुआ, चीज़ें 3% की दर से बढ़ने लगी। तो महंगाई तो अब भी है, बढ़ तो वस्तु की कीमत अब भी रही है, इन्फ्लेशन अब भी है, पर पहले की तुलना में इसका रफ्तार कम है। पहले जहाँ 5% की दर से बढ़ रहा था, अभी सिर्फ 3% की दर से बढ़ रहा है। तो इसे बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। यानी डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आना। मुद्रास्फीति की दर में यानी महंगाई की दर में, रेट में गिरावट आता है। बाकी महंगाई होती रहती है, यानी कीमतें बढ़ तो रही है पर उनकी रफ्तार का धीमा होना। डिसइन्फ्लेशन का मतलब कीमतों का गिरना नहीं है, बल्कि महंगाई के बढ़ने की गति का कम होना है। जैसे महंगाई दर का अगर 8% से घटकर 5% होना, या डिसइन्फ्लेशन का ही एक उदाहरण है। अर्थव्यवस्था की वह सबसे खतरनाक स्थिति क्या कहलाती है? जहां उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी और आर्थिक मंदी तीनों एक साथ मौजूद हो। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति होता है। इसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन बराबर होता है स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। यह बहुत ही जटिल स्थिति है, जहां पर मंदी होने के बावजूद भी महंगाई और बेरोजगारी दोनों बहुत उच्च स्तर पर होते हैं। प्रश्न यह उठता है कि स्टैग्नेशन के कारण महंगाई कैसे आ सकता है। देखो, मंदी में होता क्या है, मंदी में वस्तुओं मतलब लोगों के पास पैसा नहीं होता, लोग खरीद क्रय विक्रय नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में क्या होगा, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि जो हमारा पार्ले जी का बिस्कुट है, ये वर्तमान में 10 रुपये का मिल रहा है और मंदी चल रहा है।
तो मंदी चल रहा है तो क्या हो रहा है कि वस्तुएं मतलब पार्ले जी बिस्कुट को खरीद नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है, पर कंपनी में सामान बन रहा है। और मतलब ऐसा भी नहीं कोई नहीं खरीद रहा है, कुछ लोग खरीद रहे हैं। अब क्योंकि कंपनी में सामान बन रहा है तो यानी कि सप्लाई लगातार हो रहा है पर डिमांड कम है। तो क्या होगा, पहले तो वस्तु की कीमत गिरेगी। पार्ले बिस्कुट की कीमत गिर के मान लो 8 रुपए हो गया, परंतु कुछ लोग खरीद रहे हैं पर अभी भी कुछ लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए। तो अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी को प्रॉफिट तो हो नहीं रहा। पहले 2 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता था जब 10 रुपए में बेचता था, पर अब 8 रुपए में बेचे, यदि प्रॉफिट ही घट गया तो वो क्या करेगी? अपने यहाँ के लोगों को, कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। तो मंदी था, मंदी के कारण पहली बात बेरोजगारी आई। चूंकि कंपनी से लोगों को निकाल देगा तो अब बेरोजगारी आ गई। अब कंपनी क्या करेगी? अभी भी नहीं बिक रहा है चीज सामान है, तो जब सामान नहीं बिक रहा है तो कंपनी धीरे धीरे ठप होगी, क्योंकि आर्थिक विकास ठप हो रहा है तो कंपनी बंद हो जाएगी। अब मान लो कि पार्ले जी की कंपनी बंद हो गई, तो कंपनी बंद हो गई, पहले बेरोजगारी आया, फिर कंपनी बंद हो गया। अब जो कि इस पार्ले जी का स्टॉक है, अब क्योंकि कंपनी बंद हो गई तो अब नया पार्ले जी बनेगा नहीं, तो जो स्टॉक है वही बचा है। तो अब दुकानदार क्या करेंगे? मंदी अभी भी है, पर वो अब 8 रुपए में न बेचकर पार्ले जी को 12 रुपए में बेचेंगे, क्योंकि उनको पता है कि पार्ले जी का स्टॉक कम है, पार्ले जी बिस्कुट नहीं बनेगा, तो वो महंगा करके बेचते हैं। तो क्या था? पहले मंदी था, मंदी के कारण बेरोजगारी आया, कंपनी बंद हुई। अब कंपनी बंद हुई, 10 रुपए का पार्ले जी 8 रुपए था हुआ, और 8 रुपए से सीधे 12 रुपए हो गया। तो मंदी के कारण महंगाई भी आ गई। तो इसी को तो बोलते हैं स्टेगफ्लेशन, यानी स्टेगनेशन प्लस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन महंगाई की मंदी के कारण आने वाला महंगाई ही मंदी जनित मुद्रास्फीति कहलाता है। कह रहा है कि मंदी या डिफ्लेशन में, डिफ्लेशन से उबरने के लिए जब सरकार या केंद्रीय बैंक जानबूझकर बाजार में तरलता पैसा जो बढ़ाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को रिफ्लेशन कहते हैं। रिफ्लेशन वह नीतिगत प्रयास है जिसमें मंदी की मार झेल रही अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए जानबूझकर नोट छापे जाते हैं या लोन सस्ते किए जाते हैं। मान लो कि अब मंदी था तो क्या लोगों के पास पैसा ही नहीं था, तो सरकार क्या करेगी? लोन का जो रेट है, ब्याज, उसे कम कर देगी, रेपो रेट कम कर देगी। इसे लोग लोन लेंगे और उनके पास पैसा होगा। कोर इन्फ्लेशन की गणना करते समय हेडलाइन इन्फ्लेशन में से किन दो घटकों को बाहर कर दिया जाता है? कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है अस्थायी मुद्रास्फीति। कह रहा है कि कोर इन्फ्लेशन की गणना करते समय हेडलाइन इन्फ्लेशन में से किन दो घटकों को बाहर निकालते हैं? हम उन घटकों को बाहर निकालते हैं जिनकी कीमत बहुत तेजी से उठती बैठती है, यानी ऊपर नीचे होती रहती है, जैसे कि फूड एंड फ्यूड। कोर इन्फ्लेशन बराबर होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस खाद्य प्लस ईंधन। चूंकि फल, सब्जी और पेट्रोल के दाम बहुत अस्थायी वोलाटाइल होते हैं, इसलिए इन्हें घटाकर अस्थायी महंगाई नापी जाती है। टू मच मनी क्लोजिंग टू फ्यू गुड्स, बहुत अधिक पैसा बहुत कम वस्तुओं के पीछे कर रहा है। यह कथन किस प्रकार की मुद्रास्फीति को परिभाषित करता है? यह कथन किस प्रकार की मुद्रास्फीति? मुद्रास्फीति के दो कारण हो सकते, 3 कारण है। पहला है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दूसरा है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, तीसरा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्योंकि बहुत सारा पैसा बहुत कम वस्तुओं के पीछे पड़ा है, यानी कि लोगों के पास डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है तो ये डिमांड जनित मुद्रास्फीति है, मांग जनित मुद्रास्फीति है। जब बाजार में लोगों के पास धन अधिक आ जाता है और वे मांग बढ़ा देते हैं, परंतु पीछे से वस्तुओं की सप्लाई कम होती है, तो उसे मांग जनित या डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने के कारण भारत में डीजल महंगा होना और उसके फलस्वरूप सब्जियों के दाम बढ़ जाना, ये किसका उदाहरण है? देखो, सब्जियों का दाम क्यों बढ़ा? सब्जियों का दाम इसलिए बढ़ा क्योंकि सब्जियों को वाहन करने वाला जो ट्रक था, उसमें जो पेट्रोल लगता है उसकी कीमत बढ़ा। यानी कि कॉस्ट उस इन्फ्लेशन है, यह लागत जनित मुद्रास्फीति है। जब उत्पादन या परिवहन की लागत बढ़ने के कारण, उत्पादन जब किसी वस्तु के उत्पादन या परिवहन की लागत बढ़ने के कारण वस्तुएं महंगी होती हैं, तो उसे लागत जनित यानी कॉस्ट पुश मुद्रास्फीति कहते हैं। जमाखोरों और काला बाजारियों
द्वारा प्याज या दालों की कृत्रिम अभाव पैदा करके कीमतें बढ़ा देना किस श्रेणी की मुद्रास्फीति के अंतर्गत आता है? कभी-कभी ऐसे होते हैं जो बड़े-बड़े सेठ लोग होते हैं, तो वे लोग क्या करते हैं कि अपने यहाँ स क्या बोलते हैं, सब्ज़ी अगर बेच रहे हैं तो सब्ज़ी, दाल, चावल ये सब क्या करते हैं स्टोर कर लेते हैं और बाज़ार में एक कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर देते हैं, आर्टिफ़िशियल लैक उत्पन्न कर देते हैं कि चावल नहीं मिल रहा है या सब्ज़ी नहीं मिल रहा है, इसलिए वो और उसे महँगा करके बेचते हैं। यह कि क्यों हुआ? क्योंकि देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था मतलब जो आंतरिक संरचना थी या आंतरिक व्यवस्था थी वो उसमें गड़बड़ थी। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सड़क सही नहीं है, सड़क नहीं सही है तो 10 किलोमीटर जाने के लिए आपको मतलब मान लो कि 10 किलोमीटर जाने के लिए आपको लग रहे हैं 12 घंटे। अब 10 किलोमीटर जाने के लिए आपको 12 घंटे मिल रहे हैं, तो सप्लाई देर से हो रही है, डिमांड ज़्यादा है, तो भी महँगाई आ जा रहा है। इसमें भी क्या है, वही स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। संरचनात्मक मुद्रास्फीति देश की आंतरिक व्यवस्था, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर और जमाखोरी या कालाबाज़ारी जैसी गड़बड़ियों के कारण उत्पन्न होती है। रेंगती हुई मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है? रेंगती हुई मुद्रास्फीति उसे कहते हैं जब महँगाई का जो दर है वो 1 से 3% के बीच में हो या 1 से 3% हो, तो उसे हम बोलते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति और यह अर्थव्यवस्था के लिए टॉनिक का काम करती है। रेंगती हुई मुद्रास्फीति कछुए की चाल जैसी होती है, 1 से 3% वार्षिक होती है। यह उत्पादकों को प्रेरित करने के लिए ज़रूरी और सुरक्षित मानी जाती है। चलती हुई मुद्रास्फीति वॉकिंग इन्फ्लेशन की सामान्य वार्षिक दर कितनी मानी जाती है जो सरकार के लिए एक चेतावनी संकेत है। जो चलती हुई मुद्रास्फीति है इसका जो वार्षिक दर है वो 3 से 10% माना जाता है और ये सरकार के लिए एक चेतावनी की देती है कि नहीं अब सही करो कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं पे। जब महंगाई कछुए की चाल छोड़कर इंसान के चलने की रफ्तार 3 से 10% पकड़ लेती है तो उसे हम चलती हुई महंगाई कहते हैं जो नियंत्रण के बाहर जाने की चेतावनी देती है सरकारों को। जब किसी देश में मुद्रास्फीति लाखों प्रतिशत की दर से रॉकेट की तरह भागती है और लोग झोला भरकर नोट लेकर केवल एक ब्रेड का पैकेट खरीद पाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब मुद्रास्फीति लाखों प्रतिशत की दर से बढ़ती है यानी कि सुबह था कुछ और शाम हो गया कुछ और। मतलब सुबह एक झोला पैसा लेकर जाते थे तो एक ब्रेड पाते थे, शाम को 10 झोला पैसा लेकर जा रहे हैं तब जाके एक ब्रेड पा रहे हैं क्योंकि मुद्रास्फीति में ये तो होता है जो मुद्रा होती है मुद्रा की मूल्य घट जाती है, क्रय शक्ति घट जाती है। इसे हम अति मुद्रास्फीति यानी हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन में मुद्रा पूरी तरह रद्दी बन जाती है, रद्दी मतलब कागज़ और कीमतें कुछ ही घंटों में दोगुनी-तिगुनी हो जाती हैं। जैसे कि वेनेजुएला में हुआ था, जैसे कि ज़िम्बाब्वे में हुआ था। जी, वेनेजुएला में क्या है, झोला भर के लेकर जाओ पैसा, तब 1 कप चाय पी कर आओ। मुद्रास्फीति के समय निम्नलिखित में से किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ होता है? मुद्रास्फीति के समय ऋणी को सबसे ज़्यादा फायदा होता है और ऋणदाता को सबसे ज़्यादा घाटा होता है। मान लो कि आपने किसी से 1000 रुपए पिछले साल लिया था। 1000 रुपए में आप मान लो कि क्या कर सकते थे 10 क्या बोल सकते हैं हम, मान लो कि 1000 रुपए में 20 किलो आप चीनी खरीद सकते थे पिछले साल। अब आप अब ऋणी थे पिछले साल, अब इस साल क्या किए जो ऋणदाता हैं जिससे आप ऋण लिए थे उसको 1000 रुपए जाके दे रहे हैं। और पता चला कि मार्केट में अब 20 बोरी अगर चीनी लेना है तो 1200 रुपए देना पड़ रहा है। पिछले साल 1000 रुपए में ही 20 बोरी चीनी मिल जा रहा था, अब 1200 रुपए देना पड़ रहा है। तो ऋणदाता को तो घाटा हो गया कि पिछली बार जब वो कहेगा कि जब मैं पिछली बार तुमको दिया था 1000 रुपए तब मैं 20 बोरी चीनी खरीद सकता था और जब तुम मुझे लौटा रहे हो तो उससे मैं 20 बोरी सीमेंट कहाँ खरीद पा रहा हूँ चीनी कहाँ खरीद पा रहा हूँ? सिर्फ 8 बोरी ही चीनी खरीद पा रहा हूँ। नहीं 8 बोरी क्यों? 8 बोरी नहीं 16 बोरी। हाँ, 16 बोरी ही चीनी खरीद पा रहा हूँ। तो ऋणदाता को घाटा हुआ और ऋणी को फायदा हुआ यानी कि कर्ज लेने वाले को फायदा होता है। कर्ज लेने वाले को लाभ होता है क्योंकि वह उच्च मूल्य का पैसा लेता है, हाई वैल्यू ऑफ मनी लेता है और महंगाई के कारण घटे हुए मूल्य की करेंसी वापस लौटाता है। ऋणदाता को इसमें शुद्ध हानि होती है। मुद्रास्फीति का देश के आयात और निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है जो विदेशी वस्तुएं होती है वो देश में सस्ती लगने लगती हैं जिस कारण से उनका आयात बढ़ जाता है। पर चूंकि देश में चीजें महंगी हो रही हैं और यदि अपने देश को खुद ही महंगी है और विदेश में रहेंगी तो और भी महंगी पड़ेंगी, इसी निर्यात घट जाता है तो आयात बढ़ता है और निर्यात घटता है मुद्रास्फीति में। भारत में सामान महंगा होने के कारण विदेशी लोग हमारा सामान खरीदे कम खरीदेंगे, यानी निर्यात घट जाएगा जबकि विदेश का सामान सस्ता होने के कारण भारत के लोग विदेश का सामान ज़्यादा खरीदेंगे और आयात बढ़ जाएगा।
भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि वो प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है और उसका वर्तमान आधार वर्ष क्या है? देखो, जो थोक मूल्य सूचकांक है वो होल प्राइस इंडेक्स है। यह मापा जाता है आर्थिक सलाहकार कार्यालय यानी वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, और इसका आधार वर्ष 2011-12 अभी वर्तमान में वो तय करे, मतलब कि 2022 से होने वाला है। बारह को 2022 तक देने वाला है। तो आर्थिक सलाहकार कार्यालय या वाणिज्य मंत्रालय होता है, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स जारी करता है, और इस कथन के अनुसार आधार वर्ष 2011-12 ही सही है। होल प्राइस इंडेक्स को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार कार्यालय जारी करता है, जिसका वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 इसमें दिया गया है, जबकि 2022 होने वाला है। थोक मूल्य सूचकांक जो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मूल अंतर क्या है? दोनों में मूल अंतर यह है कि होलसेल पहली बात तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है मंडी के भाव लेता है। मंडी ने 100 बोरी आलू खरीदना है उस भाव से देखता है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडिविजुअल देखता है कि एक चीनी का मूल्य कितना पड़ रहा है एक व्यक्ति को। हालांकि इसमें एक और अंतर है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ हम वस्तुओं की गणना करते हैं, और जबकि हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वस्तुओं के साथ साथ हम सेवाओं की गणना करते हैं, यानी कंपनी भी सही है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में कुछ ख़ैर तो 97 वस्तुएं शामिल हैं। इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि खुदरा असर तो सीपीआई में यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वस्तुओं और डॉक्टर, दर्जी, कोचिंग यानी कि इनकी सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति और रेपो रेट तय करने के लिए वर्तमान में किस सूचकांक को आधार बना मानता है? पहले जो आरबीआई था अपनी मौद्रिक नीति तय करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स को आधार मानता था, पर अब वह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अपना आधार मानता है। वो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अपना आधार मानते हैं। उर्जित पटेल समिति 2014 की सिफारिश के बाद से आरबीआई ने होलसेल प्राइस इंडेक्स को छोड़कर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड रूप को अपना मुख्य पैमाना बनाया है, जिसका लक्ष्य 4 ± 2% रखना है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस यानी डीए तय करने के लिए शिमला स्थित श्रम ब्यूरो द्वारा कौन सा विशिष्ट सूचकांक जारी किया जाता है? जो शिमला में स्थित श्रम ब्यूरो है, जो कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को तय करने के लिए विशिष्ट सूचकांक जारी करती है, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी औद्योगिक श्रमिक पर जारी करती है। सरकारी कर्मचारियों और औद्योगिक श्रमिकों के वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए विशेष रूप से सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर्स का प्रयोग किया जाता है। इसे हम ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी कहते हैं। वर्ष 1958 में ए.डब्ल्यू. फिलिप्स द्वारा दिए गए फिलिप्स वक्र के अनुसार किन दो आर्थिक घटकों के बीच विपरीत संबंध होता है? फिलिप्स कर्व अनुसार 1958 में दिए, इनके अनुसार जो मुद्रास्फीति होती है वो बेरोजगारी के क्रमानुपाती होती है, यानी कि महंगाई बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगा। पर यह नियम सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही लागू होता है, लॉन्ग टर्म के लिए यह नियम फेल हो जाता है। यह नियम मंदी में भी फेल हो जाता है। फिलिप्स वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में विपरीत संबंध होता है। महंगाई बढ़ने पर बेरोजगारी घटती है, परंतु स्टैगफ्लेशन के समय यह वक्र फेल हो जाता है। यदि बाजार में सभी वस्तुएं महंगी ना हो, बल्कि किसी एक विशेष वर्ग या चुनिंदा वस्तु जैसे कि केवल दवा या टमाटर की कीमत में बहुत भारी उछाल आ जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। मतलब जब वह पूरे सभी वस्तुओं का दाम ना बढ़ के सिर्फ किसी पर्टिकुलर किसी एक वस्तु का दाम बढ़ता है, तो उसे हम स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के अनुपात को 100 से गुणा करने पर देश की संपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की महंगाई नापने वाली कौन सी व्यापक पैमाना प्राप्त होता है? जब नॉमिनल जीडीपी अपन रियल जीडीपी इंटू 100 करते हैं तो हमको जीडीपी डिप्लेटर प्राप्त होता है। कथन और कारण। कथन ए, स्टैगफ्लेशन की स्थिति में फिलिप्स कर्व पूरी तरह अप्रभावी या फेल हो जाता है। सही बात है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति में जब आता है, जब मंदी जनित महंगाई होता है, तब फिलिप्स कर्व फेल मार जाता है, क्योंकि मंदी जनित महंगाई में बेरोजगारी भी बढ़ती है और महंगाई भी आती है। जबकि फिलिप्स कर्व कहता है कि महंगाई बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगा।
कारण क्या है? स्टैगफ्लेशन में उच्च महंगाई के साथ बेरोजगारी घटने के बजाय बहुत अधिक बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है, कथन और कार्य दोनों सही है। फिलिप्स वक्र कहता है कि महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी घटेगी, लेकिन स्टैगफ्लेशन में दोनों एक साथ बढ़ते हैं, इसलिए यह वक्र पूरी तरह फेल हो जाता है। कथन और कार्य दोनों 100% सही है। तीव्र मुद्रास्फीति के समय रेस्टोरेंट या कंपनियों को अपनी वस्तुओं की कीमतें बदलने के लिए बार बार नए मूल्य कैटलॉग छापने पड़ते हैं। इस प्रशासनिक खर्च को क्या कहते हैं? इस प्रशासनिक खर्च को हम मेनू कॉस्ट कहते हैं। महंगाई के कारण मूल्य सूचियों या कैटलॉग को बार बार बदलने और छापने पर जो अतिरिक्त खर्च आता है उसे हम अर्थव्यवस्था में मेनू कॉस्ट कहते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में महंगाई नापने के लिए होल प्राइस इंडेक्स के स्थान पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मुख्य पैमाना घोषित किया? उर्जित पटेल समिति 2014 के सिफारिश पर या समिति की रिपोर्ट के बाद आरबीआई ने खुदरा महंगाई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि कंबाइंड वाला है को ही अपना मुख्य नीतिगत लक्ष्य बनाया। थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत शामिल 697 वस्तुओं में सबसे अधिक भारांश किस समूह को दिया जाता है? सबसे अधिक भारांश मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है उसमें सिर्फ सेवा वस्तुएं ही आती हैं, सेवाएं नहीं आती हैं। 697 वस्तुओं में से सबसे अधिक भारांश 64.2% भारांश सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का राष्ट्रीय स्तर पर संकलन और इसे प्रति माह जारी करने का कार्य कौन सी संस्था करती है? उपभोक्ता जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसको जारी करता है हमारा वाणिज्य मंत्रालय, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसे हमारा एनएसओ जारी करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। निश्चित आय वर्ग जैसे कि सैलरी पाने वाले या निश्चित पेंशन भोगी को मुद्रास्फीति के दौरान हानि क्यों होती है? क्योंकि उनकी आय स्थिर रहती है जबकि वस्तुओं की कीमत बढ़ने से उनके पैसे की क्रय शक्ति घट जाती है, इसलिए उनको हानि होती है। जब सरकार अपनी आय से अधिक खर्च करती है और उस घाटे को पूरा करने के लिए नए नोट छापती है तो इससे बाजार में कौन सी मुद्रास्फीति पैदा होती है? क्योंकि नए नोट छप रहे हैं तो लोगों के पास पैसे होंगे, लोगों के पास पैसे होंगे तो लोग डिमांड करेंगे, यानी कि डिमांड मांग जनित है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। फिशर प्रभाव के अनुसार वास्तविक ब्याज दर का सटीक गणना कैसे की जाती है? फिशर प्रभाव के अनुसार वास्तविक ब्याज दर बराबर होता है नाम मात्र ब्याज दर माइनस मुद्रास्फीति दर। बैंक कहती है कि हम तुमको 7% ब्याज दर देंगे, लेकिन वास्तव में अगर 4% की दर से महंगाई ही बढ़ रहा है तो अगर 100 रुपये है वो तुमको 107 दे रहे हैं, तो लेकिन जब देंगे 100 बाद तो एक साथ 100 रुपये की चीज़ 104 रुपये हो जाएगी, यानी ओवरऑल फायदा 3 रुपये का ही हुआ, यानी 3% का ओवरऑल जो ब्याज मिला है उसी को हम करते हैं रियल इंटरेस्ट रेट, यानी रियल इंटरेस्ट रेट बराबर होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। रेंगती हुई मुद्रास्फीति को अर्थव्यवस्था के लिए टॉनिक क्यों माना जाता है? क्योंकि यह बहुत धीमी गति से बढ़ती है जो उत्पाद और व्यापारियों को थोड़ा मुनाफा देकर नए उत्पाद और रोजगार के लिए प्रेरित करता है। जब देश में लगातार कीमतें गिरने लगे जिससे कंपनियां घाटे में चली जाएं और उत्पादन ठप होने से बेरोजगारी फैले तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? कह रहा कि जब देश में लगातार कीमतें गिरने लगी यानी कि नकारात्मक महंगाई दर हो जिससे कंपनियां घाटे में चली जाए, मतलब कि नकारात्मक महंगाई दर है कि महंगाई बढ़ ही नहीं रही है, महंगाई दर जो है निगेटिव में चला गया है, तो इसे हम बोलते हैं डिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन नहीं बोलते, इसे बोलते हैं डिफ्लेशन।